नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत से लगे होंगे। दोस्तों, जब हम मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? शायद सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां, युद्ध और कुछ तारीखें, है ना? लेकिन क्या आपको पता है, इस दौर में वो नींव रखी गई थी जिस पर हमारा आज का भारत खड़ा है। जरा सोचिए, आज हम जिन शहरों में रहते हैं, जिन स्मारकों को देखते हैं या जिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, उनमें से कई की जड़ें इसी मध्यकालीन युग में है। और ये सब सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारा सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विरासत का अहम हिस्सा है। और हाँ, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारत इतिहास का एक ऐसा खंड है जहां से हर साल ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं, जैसे कि ये इमारत किसने बनवाए, ये युद्ध किसने लड़ा, कब लड़ा गया, किसने कौन सी उपाधि धारण की, या किसने कौन सी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की। तो अक्सर कैंडिडेट को लगता है कि मध्यकालीन इतिहास बहुत बोरिंग या याद रखने में मुश्किल है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, अगर इसे सही तरीके से कहानियों की तरह और परफेक्ट प्रैक्टिस को आपस में जोड़कर समझा जाए तो ये सिर्फ दिलचस्प लगेगा, बल्कि सबसे स्कोरिंग सेक्शन भी बन सकता है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का मेडिवल इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री का एक ऐसा सफर जहां हम सिर्फ तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि समझेंगे कि कैसे एक युग ने दूसरे युग को प्रभावित किया। हम हर उस महत्वपूर्ण घटना, शासक और व्यवस्था पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हम इसे कहानियों की तरह पढ़ेंगे और ट्रिक्स से भी याद रखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक इतिहासकार यात्रा के लिए? अगर हाँ, तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें, क्योंकि अब हम इतिहास के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का अध्याय। पहला अध्याय, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। तो आज हम इसमें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, और यहाँ पर ये जानेंगे कि प्राचीन इतिहास से ये मध्यकालीन इतिहास किस तरह से अलग था। ठीक है, तो उत्तर भारत में शक्ति का जो केंद्र हुआ करता था, कन्नौज। ठीक है, प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि कन्नौज जो था वो हर्षवर्धन का कैपिटल था, जो कि एक शक्ति का केंद्र था। और हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, और हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद कन्नौज का जो स्थान था वो बिल्कुल खाली पड़ गया। क्यों खाली पड़ गया? क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं हुए और धीरे धीरे वर्धन वंश का पतन हो गया। वर्धन वंश के पतन होने के बाद कहते हैं कि स्थिति बहुत बदल गई, चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई, और खाली पड़े इस कन्नौज को भरने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से बड़े बड़े राजा ने इस पे युद्ध किया, आक्रमण किया। इसको भरने के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कन्नौज। ये है हमारा कन्नौज। इसको भरने के लिए, इस खाली जगह को, इस हर्षवर्धन का जो कैपिटल हुआ करता था कन्नौज, उसको फिल करने के लिए अलग अलग 3 राजा आए।
3 राजाओं ने संघर्ष भी किया। पहला जो था वो था गुज्जर प्रतिहारा। ठीक है, जो पहला था वो था गुज्जर प्रतिहारा। दूसरा जो था वो था पाल वंश। ये है पाल वंश। जो तीसरा था वो था राष्ट्रकूटा। ओके, ये था राष्ट्रकूट। और इस कन्नौज को पाने के लिए इन तीनों राजाओं ने आपस में संघर्ष किया, और इसी संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। इसी संघर्ष को हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। तो प्राचीन भारत में जो कन्नौज था, किसकी राजधानी थी कन्नौज? हर्षवर्धन वंश की राजधानी थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे जो इस कन्नौज की गद्दी पे बैठ सके, और उत्तर भारत का एक शक्ति का केंद्र भी माना जाता था हर्षवर्धन वंश को। लेकिन उसके पुत्र इतने योग्य नहीं थे, जिसकी वजह से कन्नौज की गद्दी खाली पड़ गई। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सिचुएशन बहुत बदल गया। इस खाली गद्दी को देखते हुए कई राजाओं ने इस पे आक्रमण किया इसको पाने के लिए, जिसमें से पहला था वो गुज्जर प्रतिहारा है ये, और दूसरा जो है वो पाल है, और तीसरा है राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ इस कन्नौज की गद्दी को पाने के लिए, उसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मेडिवियल हिस्ट्री, जिसको हम 712 AD 712 AD से हमने इसे शुरू माना, और 1707 AD तक हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, मेडिवियल हिस्ट्री को हम 717 AD से शुरू मानेंगे और 1707 AD तक हम इसे समझेंगे। और इस दौरान जो भी चेंजेस हुए, जो भी परिवर्तन हुए, एज कॉम्पेयर टू प्री हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की अपेक्षा, हम वो सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चेंजेस इन मेडिवियल एरा। तो सबसे पहले जो चेंजेस की हम बात करेंगे वो है सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि समाज में क्या चेंजेस आए। सोसाइटी कैसी थी मेडिवियल हिस्ट्री की? तो जो सोसाइटी थी मेडिवियल हिस्ट्री की, वो सोशल एवियरिस्ट थी। मतलब हजारों बुराइयां थी समाज में। ठीक है, इसलिए मध्यकाल को भारत का अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसलिए भारत का अंधकार युग किसे कहा जाता है? मेडिवियल हिस्ट्री को अंधकार युग, याद रखना। बिकॉज ऑफ, क्यों कहा जाता है इसे अंधकार युग? क्योंकि अगर हम बात करेंगे सोसाइटी की, पॉलिटिकल सिस्टम की, इकोनॉमी की, रिलीजन की, शिक्षा व्यवस्था की, तो सभी चीजों में
ढेरों सारी बुराइयां थी जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सोसाइटी, समाज में क्या प्रॉब्लम थी। तो जो मध्यकालीन इतिहास की जो समाज थी, मध्यकालीन भारत की जो समाज थी, वो सोशल एविलिस्ट थी, यानी सामाजिक बुराइयां थी। किस तरह की सामाजिक बुराइयां? कहीं पर जाति प्रथा थी, जाति प्रथा, तो कहीं पर सती प्रथा थी, तो कहीं पर बाल विवाह थी, तो कहीं पर जौहर प्रथा थी। और ये सभी चीजें भारत को अंधकार युग के तरफ ले जाता है। ठीक है। और सोसाइटी जो था हमारा, उसमें जातिवाद बहुत ज्यादा फैल गया था। अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम की, तो भारत की मेडिवल हिस्ट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी वो थियोक्रेसी थी, यानी राजा धर्म से प्रभावित होकर काम करता था। तो राजा अपने धर्म को ज्यादा प्रेशर देगा, क्योंकि अगर वो धर्म के लिए काम करेगा, धर्म से प्रभावित होकर काम करेगा, तो वो धर्म को ज्यादा प्रेशर देगा। और ऐसा क्यों हुआ, आगे पता चलेगा आपको। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो आप जब एशिया में जाओगे तो वहां भी ऐसा चल रहा है। आप यूरोप जाओगे तो वहां भी ऐसा है। आप यूरोप में देखोगे कि वहां पर चर्च में जो है, कैथोलिक चर्च है वहां पे, जहाँ पे पादरी लोग रहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिस्ट बोलते हैं, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं। हाँ, अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं और कहते हैं कि जो गॉड है, जीसस है, उनका उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है, उनका उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट है। ये है जीसस। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, सो आपको समझाने के लिए इतना काफी है। ठीक है। ये अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं और ये कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान से, गॉड से। जो लोग ये कहते हैं, लोगों को जो जो चर्च में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको कहते हैं कि अगर आपको स्वर्ग जाना है, पहुंचना है, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी पापों को नष्ट करके आपको स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा। चाहे आपने दुनिया में कितना भी पाप किया हो, बस कुछ खर्चा पानी दो हमें, मैं तुम्हें हेवन तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। और इसे कहते हैं धर्म का प्रभाव। ऐसे ही लोग हुआ करते थे मेडिवल एरा में। ठीक है। जो अपने धर्म के लिए मर मिटते थे, जो अपने धर्म के लिए किसी को भी मार देते थे, अपने धर्म के लिए युद्ध करते थे। उसी तरह जो नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करूंगी, तो वहां के भी तानाशाह हैं। नॉर्थ कोरिया में वहां के तानाशाह हैं किम जोंग। वो तो वहां के लोगों को दुनिया से रूबरू ही नहीं होने देते हैं। उनके यहाँ ना टीवी है टेलीविजन, और ना ही लोग वहाँ पे इंस्टा व्हाट्सएप चलाते हैं। ये हैं तानाशाह कोरिया के। ठीक है। स्टिल आई एम टेलिंग, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। और अगर इनके प्रति किसी ने एक च्यों आवाज भी उठा दिया, तो आने वाली उस इंसान की सारी पीढ़ी जेल में होंगे, उसके आने वाले अगले सारी पीढ़ी जेल में ही होंगे, छोटा बच्चा भी। ठीक है। इसलिए लोग वहां पे कोई भी इनके खिलाफ कुछ बोलता नहीं है। ऐसी नियम लागू है वहां पे, इसलिए विद्रोह कोई भी नहीं करता। तानाशाह है वो, और तानाशाह है इसलिए वहां पे चुनाव भी नहीं होता, और उसके पास
एटलिक पावर भी है और उसे कोई छेड़ता भी नहीं जिस वजह से। और कहते हैं ना कि पागल को कौन छेड़ना चाहेगा, जो भी छेड़ेगा उसे दिक्कत ही होंगे। ठीक है, दुनिया में दो लोगों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, पहला पागल और दूसरा जो मोस्ट पावरफुल होता है। ठीक है, तो जब राजा धर्म के लिए लड़े और दूसरों के धर्म पर प्रहार करे और राजनीतिक व्यवस्था धर्म पर आधारित हो जाए तो उसे अंधकार युग में ही हम काउंट करेंगे। तो हमने देखा मेडिवल हिस्ट्री में कि पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो भी पूरी तरह से धर्म पर आधारित था। राजा धर्म के लिए काम करता था, दूसरों के धर्म पर प्रहार कर रहा था और राजनीतिक व्यवस्था धर्म पर आधारित हो जाए तो उसे अंधकार युग ही बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी कैसा था भारत का मेडिवल हिस्ट्री का, जरा एक बार देख लेते हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री में भारत की इकोनॉमी कुछ खास डेवलप्ड नहीं था, बल्कि कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी राजा आए, जैसे तुर्किश भारत आए थे, तो उन लोगों ने सिर्फ भारत को लूटा। उनका जो मकसद था उस वक्त भारत को लूटना था, वो सिर्फ लूटने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, लूटने के लिए उनका एक मतलब कंप्लीटली फिक्स होकर भारत में परमानेंट सेटल होकर भारत में रूल करना, भारत को उसकी तरक्की के बारे में सोचना, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ये उनके दिमाग में नहीं था। जो लोग आए थे वो सिर्फ और सिर्फ भारत की मंदिरों के सोना चांदी हीरे जवाहरात देखकर आए थे और उनका मेन मकसद था यहाँ के राज्यों को हराना, उनको हड़पना, उनके मंदिरों को लूटना। जब मुगल आया था तो उसने भी धर्म के नाम पर भारत में कई प्रकार के टैक्स लगा दिए थे, जैसे था जजिया, जकात, ये सब टैक्स लगाए थे। जजिया जो एक धार्मिक कर था और आप तीर्थ पर जा रहे हैं इसलिए उसे टैक्स देना पड़ता था। जकात, आप हिंदू हैं इसलिए टैक्स देना होगा। तो ऐसे ऐसे टैक्स लगाए गए थे धर्म के नाम पर, जो उस वक्त की इकोनॉमी को शो कर रहा है कि वो अंधकार युग का इकोनॉमी था। और दूसरा, जिस युग का शिक्षा व्यवस्था भी धर्म पर आधारित हो जाए तो हम उसे अंधकार युग ही कहेंगे। ठीक है, जैसे मेडिवल हिस्ट्री की जो एजुकेशन सिस्टम थी, शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं था, वो रेशनल नहीं था और ना ही उसमें किसी भी तरह का साइंटिफिक बातें थी। और जिसमें ये सब ना मिले, ना वो लॉजिक हो, ना वो रेशनल हो, ना ही वो साइंटिफिक हो, तो समझ लेना कि शिक्षा व्यवस्था भी बहुत खराब है। वो भी जो था धर्म पर ही आधारित था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुगल काल में ऐसे बहुत सारे राजा आए, मुगल सल्तनत के शासक आए जिन्होंने अपने धर्म की शिक्षा दिया है। उन लोगों ने जितने भी, जो हमारे प्री हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, विक्रमशिला, सोनपुरा, जगदाला, ओदांतपुरी जैसे महान विश्वविद्यालय जो अब भारत में नहीं है, जो अब मेडिवल हिस्ट्री में भी नहीं है, उन सभी चीजों को उन लोगों ने तबाह कर दिया था, तोड़ दिया था, आक्रमण किया था उस पे, उसे ध्वस्त कर दिया था। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो ये लोगों ने सिर्फ अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है दूसरे के धर्म पे प्रहार किया था, अपने धर्म की शिक्षा के लिए दूसरों की धर्म की जो शिक्षा
जहाँ पे दी जाती थी, जैसे इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, उसको तोड़ दिया और इन लोगों ने अपने धर्म की शिक्षा के लिए मुगल काल में मदरसा का निर्माण करवाया। ठीक है, क्या बनवाया था? मदरसा। और इन मदरसा में जो है इनकी शिक्षा दी जाती थी, इनके धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ओके, नेक्स्ट, तो हम कह सकते हैं कि जिस काल का, जिस समय का शिक्षा व्यवस्था भी धर्म पर आधारित है, तो उसे हम अंधकार युग ही कहेंगे। और अगर मैं धर्म की बात करूं, तो धर्म भी पूरी तरह से जो था वो तर्क पे बेस्ड नहीं था, उसमें किसी भी तरह का तर्क नहीं था। रिलीजियस की बात करूँ तो धर्म में भी बहुत बड़े बदलाव हुए, जैसे कि यहाँ पे किसी भी तरह का लॉजिक नहीं था, रिलीजियस टॉलरेंस था जो था भारत में, अब वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर धर्म में तर्क नहीं है। ठीक है, शरीयत पर आधारित धर्म है। और शरीयत क्या है? शरीयत कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या है। रूढ़िवादी का मतलब कुछ गलत नहीं है, जो परिवर्तन स्वीकार ना करे हम उसे ही रूढ़िवादी कहते हैं। तो धर्म भी बिल्कुल बदला हुआ था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए मेडिवल हिस्ट्री का, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशनल सिस्टम और धर्म, दैट इज रिलीजन, ये सभी चीजें में किसी भी तरह का डेवलपमेंट, ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं पर किसी भी तरह का हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा मेडिवल हिस्ट्री का ब्रीफ, जिसमें हमने देखा कि मेडिवल हिस्ट्री प्री हिस्ट्री से हमारा कैसे डिफरेंट था, उसमें क्या क्या अलग चेंजेस आए एज कम्पेयर टू द प्री हिस्ट्री। तो उसके बारे में अब हमने जान लिया, क्यों हमने मेडिवल हिस्ट्री को अंधकार युग कहा है, इसके बारे में भी हमने जाना। अब हम चलते हैं मेडिवल हिस्ट्री के तरफ, जो हम 2 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे, उसके तरफ अब हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत को मैंने ऑलरेडी बताया कि 712 AD से स्टार्ट होकर हम इसे यहाँ से पढ़ेंगे और 707 AD तक हम इसे 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत को हम 2 भाग में पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स। ओके, पहला है प्री मेडिवल एज एंड दूसरा है पोस्ट मेडिवल एज। प्री मेडिवल एज, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे पूर्व मध्य काल, जो स्टार्ट हो रहा है 712 AD से, कब तक चलेगा? 1206 AD तक चलेगा। ठीक है, यह वह कंडीशन है बच्चों जब पूर्ण रूप से मध्यकाल प्रारंभ नहीं होता है। हम मध्यकाल के तरफ जब कदम बढ़ा रहे होते हैं तो हम उसे कहेंगे पूर्व मध्यकाल। सॉरी बच्चों, ये एक पैर मोटा एक पैर पतला बन गया है। ठीक है, जब हम मेडिवल हिस्ट्री के तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? पूर्व मध्य काल। ओके, सेकंड जो दूसरा है वो है पोस्ट मेडिवल एज। हम इसे मैच्योर मेडिवल एज भी कहेंगे, क्योंकि
ये एक्चुअल एग्जैक्ट मेडिवल काल है जिसे हम 1206 एडी से लेकर 1707 एडी तक पढ़ेंगे। जो कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है? 1206 एडी से स्टार्ट हो रहा है और कब तक हम इसे पढ़ेंगे? 1707 एडी तक हम इसे पढ़ने वाले हैं। इस काल में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इस काल में ही हम पढ़ेंगे मुगल काल, ठीक है, मुगल काल। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें? इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। इसमें बहमनी आएगा, इसमें विजयनगर साम्राज्य आएगा, विजयनगर साम्राज्य आएगा, और इसमें भक्ति आंदोलन भी आएगा। इसमें भक्ति आंदोलन भी आएगा और इसी में आपका सूफी आंदोलन आएगा, ठीक है। और ये सारे हम मैच्योर मेडिवल एज में देखेंगे। शिवाजी भी आएंगे इसी मेडिवल एज में, लेकिन उसके कुछ पार्ट जो हैं वो मॉडर्न में भी आएंगे। तो हम शिवाजी को मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। और बच्चों, जो भी ऐसे टॉपिक है जैसे जो हमें मेडिवल में भी देखने को मिल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे, तो हम उन सभी टॉपिक को इकट्ठा हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे ताकि लर्न करने में आप लोगों को आसानी पड़े, ठीक है। और जैसे कि सिख धर्म के जो कुछ पार्ट है वो हमें मेडिवल हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा और मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो हम इसे एक साथ मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में, ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट मेडिवल एज, दैट इज द मैच्योर मेडिवल एज में हम कौन कौन सी टॉपिक साथ में पढ़ने वाले? दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे, बहमनी के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बीच में जो छोटे छोटे टॉपिक होंगे उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो अब आपका सिलेबस चलेगा बच्चों। आप लोगों को इसे लिखना भी है, ठीक है, साथ साथ लिख लेना है, हाथ बांध करके नहीं बैठना है, ठीक है।